इवनिंग, गुड इवनिंग। सर नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग अर्श मैम। गुड इवनिंग सर। हो गया मेरा। पन्ना उज्जैनवाल। सर ये मेरे हस्बैंड का नाम है, उनके नाम से लॉग इन हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। I'll try to change the name. वो सभी अभी ना रास्ते में है, सभी बस पहुंचने वाले हैं, सभी थोड़ी सी ना वेट करते करो। तो पहले इंट्रोडक्शन कर लो सभी। बिंदिया जी जी सर। आप आओ, सामने आओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। अच्छा, गुड कहाँ इवनिंग से मैम, सर। कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, पर मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। आपने क्या किया हुआ, वैदिक किया है, क्या किया है? मैंने एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं किया है सर। मैं एस्ट्रोलॉजी खुद का ही स्टडी की हूँ थोड़ा बहुत। हाँ जी, खुद ही थोड़ा बहुत स्टडी की हूँ, मैंने कुछ कोर्स नहीं किया। ओके ठीक है। गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? बढ़िया, घर में आ गए हो? हाँ जी सर, अभी हम मास्क ही उतार रही हूँ, एंट्री हुई है। अच्छा विद्या मैम, आपने वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना आपका एस्ट्रोलॉजी का? राजा उतरो, जी चार्जर फड़ा मुझे तो लगता मेरा। है क्लियर है, जहाँ पे डाउट होगा मैं पूछ लूंगी सर। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सर केपी का। स्टार्ट तो नहीं किया अभी? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया। अच्छा मैम, ओके। आपका मैम क्या लिखेंगे हम, पन्ना उज्जैन वाले जो है आपके हस्बैंड के नाम के आईडी है, क्या लिखेंगे मैम? म्यूट अनम्यूट करो अपने आप को पहले। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, मेरा नाम तेजस्विनी है, एक्चुअली उनके नाम से आईडी ये ठीक लॉग इन हो गया है। हाँ, हमसे अभी बात हुई थी आपको, है ना? हाँ जी हाँ, मैं एक्चुअली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ से, मेरे अच्छा आइडिया नहीं आ अच्छा, रहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। आप वो जट फैमिली में से जब आप बात हुई थी ना है। हाँ जी, दोपहर को आपसे बात हुई थी ना, गुड 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 गुड। पटियाला से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी। तो अभी आप सर वहाँ नमस्कार। हो ना? हाँ नमस्कार जी। कुछ बिहारी जी, नमस्कार कुछ बिहारी जी। अभी अभी तो सर पूना में, हाँ, सेटल्ड इन पुणे, पूना में। तो महाराष्ट्र। आपने आपने वैदिक कंसेप्ट क्लियर है आपका ना? सर नहीं, उतना वैदिक तो अभी कर रही हूँ मैं, अभी बेसिक जो स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत केपी आता है, लेकिन अच्छा, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत डीप अगर मैं बोलूँ तो उतना नहीं आता है। ओके ठीक है। कृष्णा वैनी जी, कृष्णा वैनी जी। म्यूट है सर, म्यूट। चलो शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। हम केपी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारा सिस्टम है ना, चाहे हमारा वैदिक हो, हमारा केपी हो, हमारा महावास्तु हो, वास्तु हो, नक्षत्र हो, जो भी है, वो सारा जो बेस है वो 360 डिग्री के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, 360। जैसे हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हमारी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां जो हैं वो अगर 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री की एक राशि आएगी। सभी को क्लियर है इस बात का? हाँ जी। जहां कोई भी किसी को डाउट हो तो वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक का चक्कर होता है और 12 राशियां होती हैं। उसके हिसाब से अगर 360 को डिवाइड करोगे 12 से तो आपको 30 डिग्री की एक राशि आएगी। उसके बाद आगे हम चले तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र को अगर 12 राशियों से डिवाइड करेंगे तो कितने नक्षत्र आएंगे? इक्वली कितने नक्षत्र आएंगे? एक राशि को कितने नक्षत्र मिलेंगे?
विजयलक्ष्मी जी आप बताओ। 2.25 सर 3। 3 नहीं मिलेंगे जी, फिर तो 36 हो गए हमारे। 2.25 2.25 नक्षत्र ईच आएंगे। आप अगर अपने दिमाग में डालो जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बार बार हमें कंसेप्ट ना हमारा जो क्लियर होना चाहिए, बार बार ये बात बार बार ये रिपीट होगी। और आपने ये भूलना नहीं है कि 27 नक्षत्र को जब आप डिवाइड करोगे 12 राशियों से, तो 2.25 नक्षत्र ईच आएंगे एक साइन में, एक राशि में। कृष्णा वैनी जी सुन रहे हो आप? कृष्णा वैनी ने तो म्यूट किया हुआ है ना। बिंदिया मैम जी सर। सुन रहे हो आप? जी। बाकी तो चलो सभी को पता ही है। अच्छा, 2.25 नक्षत्र आते हैं जी एक साइन में। अगर 2.25 नक्षत्र आएंगे तो 30 डिग्री की एक राशि है, तो एक जो नक्षत्र है उसकी जो डिग्री कितनी आएगी? 13.20। सभी को क्लियर हो रहा है? जी सर 13.20। हाँ, यस 13.20 आएगी जी, 13.20 आएगी एक नक्षत्र की डिग्री। ठीक है, 13.20 कितना हो गया? 26 40 हो गए, 26.40 हो जाएगा। तो उसमें कितना बैलेंस बचा? हमने 30 पूरे करने हैं। तेजस्वी जी आप बोलो, अगर 30.20 दो नक्षत्र हो गए, 30.20 का एक नक्षत्र है, 30.20 का एक नक्षत्र है, तो हमें बैलेंस कितना बचा? क्योंकि एक साइन में 2.25 नक्षत्र बोल रहे हैं आपने, हाँ जी। और एक जो साइन है, जो एक राशि है, वो 30 डिग्री की है। हाँ जी। तो हमने 30 पूरे करने हैं। कितने आएंगे? 30.20 तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 3.20। जोड़ो, सभी को ऐड करो। ऐसे नहीं करना, हमने हर बात कैलकुलेशन के ऊपर करनी है। सर 26.40 के 2 नक्षत्र हो गए, तो हाँ, 3.60 बचे अपने पास। सर 3.20। 3.20 बचेंगे, 3.20 बचेंगे। तेजस्विनी जी अच्छी तरह से देखो कि जो एक आवर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं ना। बस दिमाग में फीड कर लो। नीता मैम गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज सारे बिजी लग रहे हो, सारे बिजी लग रहे हो। नहीं सर, आपने लेट बताया ना, आज वो विसर्जन मेरी के लिए बात गए थे। सुनो, मैंने आपका काम चलवा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा बिजी हो जाओ। नहीं सर ऐसा नहीं है। आपने अब इतना अच्छा सिखा दिया तो क्या करें, हमारे पास काम हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, एक आवर में कितने मिनट होते हैं जी? सर 60। अगर 26.40 हुए तो कितना बैलेंस बचेगा? 60 पूरा करना है हमने। सर 3.60। हाँ 3.20 आएगा जी, क्योंकि Oh, sorry, 3.20 हाँ। आएगा ना तो 30 आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है। देखो ना, 26 में 3 करोगे तो 29 आ गया। हाँ जी। 26 प्लस 3 29 आ गया, और 40 आया था आगे और नीचे 20 आ गया, तो 60 पूरा हो गया हमारा। 1 डिग्री पूरी हो गई। हाँ जी। समझ आ रही है आपको? सर ये चीज आप एक बार बोर्ड पे सबको समझा दो। मैं समझाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट भी करिए, सारा बोर्ड पर समझाऊंगा मैं। उसके बाद एक नक्षत्र मैंने अभी बोला कितने डिग्री? 2.25 डिग्री 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 13.20। 13.20 बोलना जी, जीरो नहीं, 13.20। 20 बोला सर। हाँ 20। पॉइंट के बाद तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, 20 40। हाँ अच्छा, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4। एक नक्षत्र में आगे चलेंगे तो 4 चरण आएंगे।
हाँ जी तो सर। अगर एक नक्षत्र की 13.20 डिग्री है तो 13.20 में 4 नक्षत्र आते हैं एक नक्षत्र में, तो एक नक्षत्र की डिग्री कितनी आएगी? एक नक्षत्र की डिग्री ये सारा मैथ है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3.3 3.20 प्लस करो, 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 इज इक्वल टू सभी को क्लियर है जी? बिंदिया मैम, जी सर। कृष्णा वैनी मैम क्लियर है? कृष्णा वैनी मैम ने म्यूट किया हुआ है। मुझे लगता है सर वो अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए काफी देर से म्यूट हूँ। सबसे पहले अवेलेबल वही है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अच्छा तेजस्विनी मैम आप बोलो, क्लियर है आपको? सर इसको प्लस किया तो 12.80 आ गया, तो उसको आगे कैसे करेंगे? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 360 डिग्री जी 360 डिग्री हमारा जॉर्डिया का चक्कर है, जी। जिसे स्पेरिकल शेप बोलते हैं। स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप का मीन्स है गोलाकार। किसी गोलाकार शेप को हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक जो राशि है, जो एक साइन है, हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किस लिए किया? क्योंकि हमारी 12 राशियां हैं, जिसे बोलते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे ही है ना जी। तो 360 डिग्री को 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री की एक राशि आएगी। हाँ जी। आ गई? अभी एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि टोटली नक्षत्र हमारे 27 है। हाँ जी। 27 नक्षत्र हुए तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 नक्षत्र आएंगे। हाँ जी। अभी हमने देखा कि 30 डिग्री की एक राशि है। 30 डिग्री के हिसाब से अगर 2.25 नक्षत्र आते हैं तो एक नक्षत्र की डिग्री आएगी 13.20। 13.20। अभी हम आगे चलें तो एक नक्षत्र में 4 चरण आते हैं। हाँ जी। तो 13.20 को अगर आप डिवाइड करोगे ना 4 से तो 3.20 आएगा। ओके। इसका क्या मतलब हुआ कि एक चरण जो है वो 3.20 का है। तो यशवी जी आप बोल रहे थे आपके किसी फ्रेंड ने भी देख आना, वो लिंक शेयर कर दिया था उन्हें? हाँ सर उनको कर दिया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, मैसेज भी कर दिया मैंने। अच्छा जहां तक क्लियर है जी? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा अभी एक बात और है, बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। किसी भी एक जो हाउस है ना, 30 डिग्री का हाउस होता है कोई भी, हाँ जी। साइन हो गया, हाउस हो गया। किसी भी एक हाउस को 1 डिग्री पूरी करने में 4 मिनट लगते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई ऐसे नहीं कहेगा मुझे केपी नहीं आएगी। केपी तो ऐसे सिखा दूंगा आपको, चिंता मत करो आप। सर वो सेंटेंस फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज। क्या जी? अभी जो लास्ट सेंटेंस आपने बताया जो 1 डिग्री। बताता हूँ। 30 डिग्री की एक राशि है ना, जब कोई भी हाउस है, कोई भी पर्टिकुलर हाउस है, 1 नंबर हाउस है, 2 नंबर हाउस है, 3 नंबर हाउस है, किसी भी राशि को या किसी भी हाउस को 1 डिग्री पूरी करने में 4 मिनट लगते हैं।
अभी आप मुझे बताओ बिंदिया मैम, आप बताओ कि हमारा जो एक हाउस है या एक राशि है वो कितने डिग्री की है? मैंने अभी बताया आपको। एक राशि 30 डिग्री की है। ओके, मान लिया जी। अभी आप बताओ कि एक राशि को 1 डिग्री पूरी करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 जी। डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट। 120 मिनट, वेरी गुड। अभी आप मुझे ये बताओ कि 120 मिनट में कितने आवर होते हैं? 2 आवर। तो क्या हम ये अभी बोल दें सभी को कि एक हाउस को कंप्लीट करने में 2 आवर लगेंगे? जी आपने बताया, बता दूं सभी को? जी सर, पक्का, डन। ओके, सुन लो जी, बिंदिया मैम ने बोल दिया कि 2 आवर लगेंगे एक हाउस को कंप्लीट करने में। तो 12 राशियों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। 24 आवर। घंटे। इसीलिए हमारे 20 आवर जो बने हैं, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सारी कैलकुलेशन इतनी डीप है ना, आप चेक करिए ना, सारा सिस्टम जो है ना वो सिस्टमेटिकली है। एक सेकंड भी इधर का इधर नहीं हो सकता। केपी होती है कैलकुलेशन। अगर तो किसी ने कैलकुलेशन में नहीं आना तो वो केपी ना सीखे। जिसने कैलकुलेशन की बात करनी है वो केपी सीखे, क्योंकि हमारा काम होता है इस महीने में, इस डेट में, इस टाइम पे काम होगा, तो वही काम होगा आपका। क्योंकि सारी जो केपी है, जो कृष्णा पद्धति है, वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। तो आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी सीखनी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं केपी नहीं आ रही, केपी नहीं आ रही, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप लगन कुंडली निकाल के उससे कस्पल चार्ट, केपी चार्ट खुद बनाओगे। आप नक्षत्र खुद निकालोगे, आप सबलड़ खुद निकालोगे, प्लैनेटरी एस्पेक्ट खुद निकालोगे, सारा कुछ आप खुद निकालोगे। हाउस सिग्निफिकेटर भी आप खुद निकालोगे। मैं इतना आपको परफेक्ट बना दूंगा। जहां कोई बात नहीं है कि जो हमारे पुराने सिखाते हैं जी आप सॉफ्टवेयर चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे नहीं। आपने खुद, चाहे 2 क्लाइंट आप हैंडल करो, लेकिन करना परफेक्टली है, ठीक है। जहां आपको ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। अभी मैं आपको सारा समझा दूं कि सबसे पहले हम केपी सीखेंगे। केपी में क्या सीखेंगे कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद नक्षत्र कैसे निकालने हैं डिग्री वाइज, वो सीखेंगे। उसके बाद साबलोड कैसे निकालने हैं डिग्री वाइज, वो सीखेंगे। उसके बाद प्लैनेटरी, उसके बाद सॉरी वो कि आपने चार्ट कैसे बनाना है, जो मैंने आपको सिखाया था वो डेमो क्लास में। उसके बाद हाउस जो सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं। उसके बाद सभी के फार्मूलाज क्या होते हैं। जैसे मैरिज का देखना है तो 2, 7, 11 ही क्यों, बच्चे का देखना है तो 5, 11 सिग्निफिकेटर आने चाहिए क्यों, फॉरेन का देखना है तो 3, 9, 12 आने चाहिए क्यों, उसकी नेगेशन नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऐसे सारा कुछ समझाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद हम सीखेंगे महावास्तु, कैसे किसी हाउस को गिड करना है, फैक्ट्री को गिड करना है, डिग्री कैसे लेनी है, 45 देवता के एट्रीब्यूट क्या है, हमारा साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, हमारे 5 तत्व क्या है, वो सिखाऊंगा मैं सर आपको। उसके बाद आएगा सबसे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एस्ट्रो महावास्तु, ठीक है जी। जैसे रावण था ना, आपने सुना होगा कि उसने सारे प्लैनेट जो थे वो 11th हाउस में बिठा रखे थे। अभी मैं आपको वो कंसेप्ट सिखाऊंगा एस्ट्रो वास्तु में कि आप किसी भी हाउस में जो मर्जी प्लैनेट एक्टिवेट कर लो। तो सर बॉडी का भी बताएंगे, बॉडी में कैसे एक्टिव करनी है। बॉडी में भी, बॉडी में कैसे एक्टिवेट करना है, हाउस में कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे प्लैनेट को डीएक्टिवेट करना है। हिट थ्योरी क्या होती है, 90 डिग्री, जो 180 डिग्री, 45, ठीक है ना, 60, 30, ऐसे डिग्री जो भी हमारे क्लियर हिट्स क्या होती हैं। अगर आपने एस्ट्रो वास्तु सीख लिया तो आप कोई भी काम बहुत इजीली करवा सकते हो। और शाम को रिजल्ट आ रहे हैं। सर मैं हूँ सर,
मेरा ना म्यूट अनम्यूट पे प्रॉब्लम आ रहा था सर, मैं सुन ही रही थी। मैं हूँ सर, अभी ठीक हुआ है। ओ ठीक ठीक ठीक, मैं तो बोली जा कृष्णा बैनर्जी कहाँ चले गए, कृष्णा बैनर्जी कहाँ चले गए। तो मैं तो हूँ ही सर, इधर ही हूँ। कोई बात, रिकॉर्डिंग हो नोट्स भी रही है, दिख रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग डल जाएगी। सर अच्छा, इतने सारे कोर्स कंटेंट के लिए 17 डेज कम पड़ जाएंगे। मैं सिखाऊंगा जी, मैं सिखा रहा हूँ अभी। अपना लेटेस्ट रिसेंटली मैंने सिखाया ग्रुप अपना, और सारे परफेक्ट काम कर रहे हैं और ग्रुप में डाल रहे हैं उनकी एक्टिविटी जो भी है, वो एक दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। नीता मैम, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छी रिजल्ट है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। चंडीगढ़ से नीता मैम है, एक शाम को रिजल्ट दे रहा है, उनके पास अभी टाइम नहीं है। मेरे पास तो 2 दिन में रिजल्ट आ गए थे हाँ, जब सभी को आ रहे हैं, किया सभी को आ था, रहे हैं। उन्होंने यहाँ बहुत गुरु बिहारी जी बैठे होंगे, सारे। नितिन शर्मा जी बैठे होंगे, सभी को रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने 18 दिन में परफेक्ट कर दिया जी, और आपको भी करवाऊंगा, चिंता मत करवाओ। सर ने बहुत अच्छा कराया। सर ये मैलेफिक प्लेनेट, बेनिफिक प्लेनेट, इसे बताएंगे, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं जी, आता है। बेनिफिट बेनिफिट सभी सिखाऊंगा, चिंता मत करवाओ। अच्छा, अभी केपी के बारे में आ जाओ। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट केपी का है, मैंने आपको बता दिया कि बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया सारा, कि 360 डिग्री है जी, 12 राशियां हैं जी, 27 नक्षत्र है जी, वो 30 डिग्री हो गया, नक्षत्र 13.20 हो गया, चरण हो गए 3.20, 4 चरण आ गए उसके, और 4 चरण के हिसाब से 27 नक्षत्र के टोटली कितने चरण होंगे। अगर हमारे 27 नक्षत्र है और एक नक्षत्र के 4 चरण आ रहे हैं तो कितने आएंगे, टोटली चरण कितने होते हैं। एक 108। बिल्कुल एग्जैक्टली, अपने पास कैलकुलेटर रखो, बहुत इजी फार्मूला है, फर्स्ट क्लास के ये फार्मूले हैं, फर्स्ट क्लास के। तो 27 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 108। अभी 108 को आप मल्टीप्लाई कर लेना 3.20 से, तो आपको 360 डिग्री, आपकी डिग्री कंप्लीट मिल जाएगी। जहां से मर्जी घुमा लो 360 डिग्री आएगा। अगर एक राशि 30 डिग्री की है तो 12 राशियों को डिवाइड करोगे 360। अगर एक नक्षत्र 13.20 का है तो 27 से मल्टीप्लाई करो 360। अगर हमारे 108 चरण आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो 320 से, तो 360। अगर हम बात करें अपने महावास्तु की, जब वास्तु की, तो 90 डिग्री की एक होती है हमारी डायरेक्शन ईस्ट, तो साउथ हो गया 180, वेस्ट हो गया 270 और नॉर्थ हो गया 360। 90 को मल्टीप्लाई 4 डायरेक्शन से करोगे तो 360 आएगा। और 16 जोन जो निकाले हुए हैं 22.5 डिग्री का, 16 को 22.5 से कर लो 360 ही आएगा। 11:15 चले जाओ, 32 एंट्रेंसेस जो है हमारी, 32 को कर दो, ठीक है ना, 11:15 से 360 ही आएगा। मतलब सारा कुछ जो सिस्टम है 360 डिग्री के ऊपर डिपेंड है। तो फिर केपी कहां से आ गई, ये बताओ मुझे। अगर सारा को सिस्टम सही चल रहा है, कैलकुलेशन सही चल रही है, तो हमें कस्पल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हम बोलते हैं जी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा वो कस्पल चार्ट है, एक्यूरेसी देखने के लिए। तो अगर हमें एक्यूरेसी मिल रही है तो जहां कहां आ गए हम केपी में। सर क्योंकि लग्न चार्ट में वो फिक्स्ड है, 30 डिग्री का फिक्स है एक हाउस, लेकिन कस्पल चार्ट में वो वेरी कर रहा है डिग्री वाइज, वो प्लेनेट का प्लेसमेंट है वो। लॉजिक बताओ, लॉजिक। सर वो आपने उस दिन बताया था ना, एलिप्टिकल हमारा अर्थ का जो शेप है, इसी वजह मेहता से। मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, बात ऐसे है जी, अगर तो स्फेरिकल हमारी अर्थ होती, गोलाकार अर्थ होती हमारी, तो फिर गोलाकार तो 360 डिग्री, अब 12 से डिवाइड करोगे तो 30 + 30 + 30 आ जाएगा, वो तो इक्वल है। लेकिन एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल ना होके स्लाइटली इलिप्टिकल है। जी सर, आपने डेमो क्लास में बताया था। जी हाँ, सर। जो इलिप्टिकल शेप होती है उसे बोलते हैं हिंदी में अंडाकार, ठीक है। और मैं आपको एक बात पूछूं कि अगर आपका अंडाकार है, इलिप्टिकल कोई शेप है,
तो उसे आपने 12 हिस्सों में 12 राशियों में डिवाइड करना हो तो इक्वल शेप इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा? अनइक्वल आएगा सर। अनइक्वल आएगा ना, क्योंकि जब भी आप एक अंडाकार को, एक अंडा है उसे आप 12 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो जहां अंडे के एज आएंगे ना, एज, वहां आपका जाके स्पैम, आपका जो एंगल है वो अनइक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं केपी चार्ट में कभी कभी हमें 2-2 राशियां देखने को मिलती हैं, तो कई बार राशि मिस हो जाती है, क्योंकि ये सारा ना कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है हमारा जो केपी है। जहां 30 डिग्री कंप्लीट हो गई वहां हाउस कंप्लीट हो गया। वो जब एज आएंगे, हमारे कॉर्नर आएंगे, वहां उनका स्पैम जो एंगल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो एक बात सुन लो, लिख लो, अगर हमने किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को, किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट की एक्चुअल में ज़ोडिएक का साइन कंफर्म करना है कि एक्चुअल में वो प्लैनेट जो है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है एक्चुअली में, तो आप D1 चार्ट देखोगे, लगन कुंडली। अगर आपने एक्चुअल में किसी प्लैनेट का देखना है कि वो कौन सी राशि में है, एक्चुअल में कौन सी राशि में है, तो आप D1 चार्ट देखोगे, जिसे हम लगन कुंडली बोलते हैं। और अगर आपने किसी प्लैनेट का एक्चुअल में हाउस की प्लेसमेंट देखनी है कि एक्चुअल में वो कौन से हाउस में है प्लैनेट, तो आपको कस्पल चार्ट चेक करना पड़ेगा, जिसे केपी बोलते हैं। सर ये सेकंड वाला रिपीट करना, अगर हमने किसी भी हाउस में देखना है कि, अगर कोई भी प्लैनेट का आपने एक्चुअल में देखना है कि कौन से हाउस में है, तो कस्पल चार्ट। अगर किसी साइन का देखना है कि कौन से साइन में है एक्चुअल में, तो लगन चार्ट। हाउस की प्लेसमेंट कैसे चेक करनी, का फर्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा है कि सेकंड में बैठा, थर्ड में बैठा, फोर्थ में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं जी पहले बहुत बड़े आचार्य जी से मिलके आया हूं अभी अभी। वो बोल रहे हैं कि आपका जो लग्नेश है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, और 12th हाउस के जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से हैं, कि वो पर्सन जो है वो सेपरेट रहना पसंद करेगा, वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्टिविटी में नहीं रहेगा, वो वीक रहेगा, उसके मेडिसिन के ऊपर खर्चे होंगे, वो अपने आप को क्वारंटाइन रहना पसंद करेगा कि मैं मतलब अकेला रहूंगा। तो जब आपके पास वो क्लाइंट आया, वो कहता मुझे आचार्य जी ने ये बातें बोली है, लेकिन इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रही, तो आप हो केपी के एक्सपर्ट। जब आपने किसी उस लग्नेश को एक्चुअल में देखा तो वो 12th हाउस में नहीं था, वो 11th हाउस में था। और एक बात और, जो मैं बता रहा हूं वो लिख लेना, आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। किसी भी हाउस का जो 12th हाउस है ना, किसी भी हाउस का 12th हाउस उसे नेगेट करता है, वो नेगेट करता है, नेगेशन है वो। अगर वो प्लैनेट 12th हाउस में ना बैठ के 11th हाउस में बैठा होगा तो उसकी सारी बातें नेगेट हो जाएंगी। वो बंदा फ्रेंड सर्कल के बगैर रह ही नहीं सकता। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का है, उसके एक्सपेंडिचर बड़े नहीं होंगे, उसके तो प्रॉफिट एंड गेन ही आता होगा। 12th हाउस एक्सपेंडिचर है और 11th हाउस हमारा प्रॉफिट एंड गेन है। वो कभी भी वीक नहीं होगा, 12th हाउस नहीं बिलोंग कर रहा उसे। वो सारी बातें चेंज हो गई जब आपने कस्पल चार्ट देखा।
कस्पल चार्ट में आपको दोबारा रिपीट करूंगा, बार रिपीट करूंगा। एक बात समझ लेना कि जो कस्प होता है उसे हिंदी में बोलते हैं भाव, कस्प को बोलते हैं हाउस। कस्पल चार्ट का आपने जब भी चेक करना है कि एक्चुअल हाउस के बारे में चेक करना कि प्लैनेट किस हाउस में एक्चुअली बैठा हुआ है, वो आपने कस्पल चार्ट से चेक करना है। सर कस्प वही होते हैं ना, स्टार्टिंग और एंडिंग? आवाज काटी कीजिए आपकी। सर कस्प वही होता है ना जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द हाउस होता है। डिग्री कंप्लीट जब हो जाएगी फिर हाउस शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं सर, वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही आ जाएंगे ना उसमें सर, स्टार्टिंग क्योंकि वो कैसे? सर स्टार्ट जैसे मान लो 1 डिग्री से हो गया, ठीक है ना, तो 30 डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो वो दूसरे में चला गया, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही उसमें आ गए ना सर। मैंने डेमो क्लास में बताया था कि 0 से 30 डिग्री इसमें नहीं लेके आना हमने। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कल जब परसों जब डेमो क्लास ली तो मैंने बताया कि 4.32 से वो हाउस शुरू हो रहा है। आपने हाँ सारी जी। कैलकुलेशन करनी है कि वो हाउस कौन सी डिग्री से शुरू हो रहा है। वो तो सर कैलकुलेशन का पार्ट आ गया ना, हाँ, वो तो तो करेंगे। आपने कस्पल चार्ट से देखना है कि एक्चुअल में प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा हाउस हुआ में है। बैठा है, ठीक। मैंने अभी आपको बताया कि कोई पंडित जी को पास गया था, उसने बोला कि आपका लग्नेश 12th हाउस में है, आपके एक्सपेंडिचर बड़े होंगे, आप वीक रहोगे, आप ऐसे ऐसे जो भी 12th हाउस के जो भी एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में 11th हाउस में था। तो सारा कुछ उल्ट हो गया ना, ये काम करने। अच्छा आगे चलो, जहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर। सबको समझ आ रहा है? बिंदिया मैम समझ आ रहा है आपको? जी सर। कृष्णा मैम, जी सर, जी सर, समझ आ रहा है सर। तेजस्विनी जी आप बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा तो आगे चलेंगे। हमारा जब भी हमने केपी के बारे में जब भी केपी सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको 2 कुंडलियां देखने को मिलेगी, एक D1 चार्ट देखने को मिलेगी, एक कस्पल चार्ट चेक करने को मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि D1 चार्ट किस लिए देखना है और कस्पल चार्ट किस लिए देखना है। एक बात और, राहु केतु की जो प्लेसमेंट चेक करनी है आपने वो D1 चार्ट से चेक करोगे। ठीक है जी। राहु केतु की जो प्लेसमेंट चेक करनी है वो आप D1 चार्ट से चेक करोगे। सर इसका हाउस भी हमको D1 चार्ट से करना है? मैंने बोला जी आपको कि जो भी हाउस प्लैनेट आपने देखना है कि प्लैनेट कौन से हाउस में है एक्चुअल में, तो आप कस्पल चार्ट चेक करोगे। लेकिन राहु जी। केतु जो लगन कुंडली में है D1 में, वहां चेक करोगे आप कस्पल में नहीं जाओगे। उसका एक रीजन है कि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो वो पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ जी सर। अगर 2 नंबर राशि में राहु बैठा हुआ है तो वो 1 में जाएगा, फिर 12 में जाएगा, वो पीछे चलता है। इसलिए उसकी प्लेसमेंट जो है आप D1 कुंडली जो लगन कुंडली है उसमें ही देखोगे। और ये दोनों सर आपस में 180 डिग्री पे ही होंगे? वो तो होना ही होना है। राहु केतु हमेशा 7वें घर में होते हैं, 180 पे होते हैं, पूरी 180 हिट बनेगी उनकी। लेकिन उसकी हिट हम नहीं मानेंगे नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। हाँ जी। यहाँ तक सभी क्लियर है जी? हाँ जी। जी सर, जी सर। अच्छा आगे चलो, हम जब भी केपी चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो इसके 4 मेन पिलर होते हैं और आपने जो 4 पिलर पे काम करना है। सबसे पहला पिलर क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर आपने हाउस के बारे में चेक करना है तो आप उसका सब लॉर्ड चेक करोगे। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। जी। एक होता है हाउस, एक होता है उसका नक्षत्र लॉर्ड, एक होता है सब लॉर्ड।
सब लॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं उप नक्षत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, रिपीट करना। उप नक्षत्र। आपने किसी भी पर्टिकुलर हाउस के बारे में चेक करना है, आपने अपने लगन के बारे में चेक करना है। लगन होता है हमारा हेल्थ हो गया, हमारा स्टेटस हो गया, हमारी मान इज्जत प्रतिष्ठा हो गई। आपने अपने बारे में, अपने खुद के बारे में चेक करना है, तो आपने फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड चेक करना है। अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए आपके फर्स्ट हाउस की, तो आपने फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड चेक करना है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं सारा समझाऊंगा आपको कि सब लॉर्ड निकालना कैसे है। अगर आप वाकई में माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक प्रेडिक्शन करना चाहते हो, तो आपको सब लॉर्ड उठाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हाउस का। अगर अपने फाइनेंस के बारे में चेक करना है, अपने सेकंड हाउस होता है अपने पैसों का, फाइनेंस का, तो सेकंड हाउस में चेक करना है, तो आपने अगर डीपली जाके चेक करना है, तो आपने सेकंड हाउस के सब लॉर्ड को उठाना है। शॉर्ट बोलते हैं CSL, कस्पल सब लॉर्ड। सर ये सेकंड पॉइंट है या फर्स्ट पॉइंट? वो तो सर सब लॉर्ड का हो गया ना, टू चेक पर्टिकुलर हाउस। किसी भी हाउस का, किसी भी, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है, तो आप 10th हाउस का CSL उठाओगे। CSL मीन्स कस्पल सब लॉर्ड। ये माइक्रोस्कोपिंग लेवल है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कल हम बोर्ड पे काम करेंगे, कैलकुलेशन का हमारा सिस्टम रहेगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि 30 डिग्री की एक राशि है, दोबारा से सुन लीजिए, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र आ गया 13.20। जब हम 13.20 को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, 13.20 को 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो उसे बोलते हैं सब लॉर्ड, उप नक्षत्र। हमारे प्लैनेट कितने होते हैं, पहले मुझे ये बताओ आप। 9 सर। 9 सर। तो एक नक्षत्र को हम 9 प्लैनेट्स में डिवाइड करेंगे। उसे बोलते हैं सब लॉर्ड। जब एक नक्षत्र 13.20 का जो होता है, उसे आप 9 हिस्सों में 9 प्लैनेट में डिवाइड करोगे, तो उनका एक पर्टिकुलर आपको टाइमिंग निकल के आएगी। ये टाइमिंग आपको वो नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, किसी की भी अलग अलग होगी, और इसका बेस होता है महादशा के हिसाब से। जैसे केतु की महादशा 7 साल की है, तो 7 साल के हिसाब से केतु को टाइम मिलेगा। एक नक्षत्र में कितना टाइम मिलता है? जैसे शुक्र की दशा 20 साल की है, तो उसको 20 साल के हिसाब से टाइम मिलेगा एक नक्षत्र में, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जैसे सूरज की महादशा 6 साल की है, तो 6 साल के हिसाब से टाइम मिलेगा। आपने आगे पजल नहीं होना, मैं आपको सारा सिस्टम कल समझाऊंगा। बस आप एक दिमाग में डाल लो कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस को आप माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक जाकर चेक करना चाहते हो, तो आपको उस हाउस का CSL उठाना पड़ेगा। CSL मीन्स कस्पल सब लॉर्ड। सपोज कर लो कि लगन आपने फर्स्ट हाउस का चेक करना है, तो आपने फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठा लिया। वो जहां भी बैठा होगा, कोई ना कोई प्लेनेट तो होगा ना, जिसे सब लॉर्ड बोलते हैं, वो प्लेनेट होता है। केतु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, सूरज हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है। फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठा होगा, उस हाउस से बाहर आप सारी उम्र नहीं निकल सकते। उस हाउस से आपकी इन्वॉल्वमेंट सारी उम्र रहेगी। सेकंड हाउस फाइनेंस का, पैसों का सब लॉर्ड जिस हाउस में बैठा होगा,
उस हाउस से रिलेटेड आपका पैसा बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। आपको समझ आ रही सभी को? सर ये अभी वाला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए सर। सबलोड वाला जी सर। CSL वाला सर, CSL अभी जो लास्ट में बताया CSL वाला। कस्टल सबलोड। कृष्णा बैनी जी, आपने दिमाग में जोर नहीं डालना, क्योंकि दिमाग पे जोर डालने वाला हमारा काम नहीं है। सर मैं वैसे भी स्लो सर, इसलिए जोर नहीं डाल रही हूँ, मैं आराम से सुन रही हूँ और लिख रही हूँ। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। एक नक्षत्र है वो 13.20 का है। जी सर। आपने नक्षत्र लिख लिया, वो सपोज कर लो केतु का नक्षत्र है, आपने केतु को 9 हिस्सों में बांट देना है बाद में। उसे बोलते हैं सब लॉर्ड, उसे बोलते हैं उप नक्षत्र। जब एक नक्षत्र को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं उप नक्षत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सब लॉर्ड। अगर आपको किसी भी हाउस को माइक्रोस्कोपिंग लेवल डीप जाकर चेक करना है तो आप उस हाउस के सब लॉर्ड को देखोगे कि वो कौन सा प्लेनेट है और वो कस्पल चार्ट में कहां बैठा हुआ है। समझ आ गई कृष्णा मैनी जी? सर हम म्यूट हो गए फिर से। तेजस्विनी जी आपको समझ आ गई? बिंदिया मैम आपको समझ आ गई? जी जी सर। हाँ जी सर। सर जी अगर सर। मनी का चेक करना है तो सेकंड हाउस में जो भी हमारा सर बैठा होगा प्लेनेट, उसी से रिलेटेड। बैठा नहीं होगा, आपने मिक्स नहीं करना किसी को भी। हाँ जी। हम केपी की बात कर रहे हैं, जबरदस्त एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई साइंस नहीं है। अभी तो हम फिर लगन कुंडली में चले गए, फिर वो तो बच्चों का काम है। आपने सेकंड हाउस का हाँ जी। कस्पल सबलॉर्ड उठाना है। एग्जाम्पल दूं आपको? हाँ जी सर। हाँ, कुंडली खोलना जरा, एक चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी को शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। जी सर। ये किसी की कुंडली नहीं है, ये लेटेस्ट अभी का है ना। ये देखो, ये कुंडली है, ये नीचे आ जाओ आप, ये लिखा है, ये आ जाओ, कर्सर देखो, कर्सर आप, ये लिखा है कस्पल 1, कस्पल 2, कस्पल 3, कस्पल 4, कस्पल 5, कस्पल 6, ऐसे दिख रहा है आपको? सर एक दिख रहा है जी? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। कस्पल 1, कस्पल 2, कस्पल 3, कस्पल 4, कस्पल 5 दिख रहा है ना? हाँ जी। इसके आगे आओ, ये देखो, ये लिखा है साइन लॉर्ड, ये लिखा है स्टार लॉर्ड, ये लिखा है सब लॉर्ड, ये लिखा है SSL, SSL मीन सब लॉर्ड। हाँ जी। आपने जहां आना जहां सब लॉर्ड लिखा है, ये देखो, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। सपोज कर लो आपने सेकंड हाउस के बारे में देखना है, तो कस्पल सेकंड, आपने जहां आ गए सेकंड हाउस, इसका सब लॉर्ड उठाओ आप, राहु है, राहु। ठीक है सर। उसके बाद आप कुंडली पे आ जाओगे, राहु कहाँ बैठा हुआ है? हाँ जी सर। राहु बैठा हुआ है यहाँ सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में, ठीक है सर। तो आप प्रेडिक्शन क्या करोगे इसकी कि आपका जो सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है वो राहु है, तो राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा बैंकिंग का काम। हाँ जी सर। फाइनेंसेस, बैंकिंग। हाँ, बैंकिंग का काम आता है, और आता है जेम्स का काम, फैमिली का काम आता है, जिसे फैमिली का काम बोलते हैं अपना, के जो पिताजी काम कर रहे हैं, जो फैमिली बिजनेस होता है हमारा ना, वो सेकंड हाउस का है।
ये सारा सिस्टम जहां भी राहु बैठा होता, अगर राहु जो सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु है वो थर्ड हाउस में बैठा होता जहां, तो आप बोलते आपका काम होगा जी टूर एंड ट्रेवल्स का, आपका काम होता कमीशन बेस का, आपका काम होता ट्रेडिंग का। ऐसे अगर यही राहु फाइनेंस का जो लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड है, वो अगर यहाँ बैठा होता फोर्थ हाउस में, तो आप क्या कहते कि आपका प्रॉपर्टी का काम होता, आपका व्हीकल का काम होता, आपका वास्तु का काम होता। फोर्थ हाउस वास्तु भी है। तो आपने ऐसे लिंक करना है हर चीज को। यहां आ जाओ आप, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में देखना है। तो प्रोफेशन का हाउस कौन सा होता है, मुझे पहले ये बताओ आप। 10th हाउस होता है ना। तो यहाँ आ जाओ, 10th कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ जाओ, ये 10th है। ये आपने 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड उठा लिया। कस्पल सबलॉर्ड है ये, बृहस्पति से यूपिटर बोलते हैं। तो आपने, राहु है, हाँ जी राहु है। एक सेकंड, 10th हाउस, वेरी गुड, राहु है जी, वेरी गुड। वो 9th का था यूपिटर। अच्छा, 10th हाउस का अगर राहु है तो आप कंफर्म कर दो उसे कि आपका जो प्रोफेशन है वो भी उससे लिंक है राहु से, और आपका जो फाइनेंस पैसा है वो भी उससे लिंक है। तो आप 100% उसे बोल दो कि आप राहु से रिलेटेड काम करोगे, और यही काम करोगे या तो बैंकिंग का होगा। अच्छा, सेकंड हाउस में राहु होगा तो आप मोबाइल का काम भी कर सकते हो, मोबाइल का। समझ आ गया? सर आप हमें थोड़ी सी ये इसकी एक पीडीएफ बना के दे दोगे कि मान लो अगर राहु का देख रहे हैं तो ये काम होंगे, या मान लो वीनस है तो इससे रिलेटेड काम होंगे। अभी तो आपका फर्स्ट डे है जी, फर्स्ट डे। हाँ जी सर, वो उसमें टाइम बच जाएगा ना फिर क्लास। आपको पूरा ट्रेन करूंगा मैं कि आपके जो 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो आप कौन सा काम करोगे। ठीक है, ठीक है। आपने वो एक तो प्लेनेट को पकड़ना है और फिर हाउस को पकड़ना है, उसे बोलते हैं सब लॉर्ड। कृष्णा मैनी, समझ आ गया आपको? जी सर, जी सर। बस ऐसे आपने सब लॉर्ड को उठाना है, और जो भी प्लेनेट हो वो कहाँ बैठा हुआ हो उसकी प्रेडिक्शन करनी है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है केपी में वो सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड मैं आपको बताऊंगा कि मतलब 2 मिनट 3 मिनट में चेंज हो जाता है। इतनी आप बारीकी में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। आप मेरी बात सुनो, तेजस्विनी जी आप भी सुनो। अगर किसी का मिथुन लगन है, जैमिनी लगन है, सपोज कर लो मेरा जैमिनी लगन है, तो 30 डिग्री का एक लगन है, 30 डिग्री को कंप्लीट होते 2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 घंटों में कितनी दुनिया, कितने बंदों का जन्म होता है ये बताओ मुझे। लाखों पर्सन का जन्म होगा, तो वो सारे राजीव मौजगल क्यों नहीं बन गए। इसीलिए मैं बताता हूं कि आपने किसी भी पर्टिकुलर हाउस के बारे में चेक करना है, लगन के बारे में चेक करना है, उस हाउस के सब लॉर्ड को उठाओ, फिर आप बिल्कुल एक्चुअल में वहां पहुंच जाओगे कि ये बंदा, ये पर्सन, ये क्लाइंट आपका है क्या। अभी केतु के सब लॉर्ड का जो डिग्री आती है 0.46 आती है, मैं समझाऊंगा कल आपको, कल हमारा वही काम है। तो अगर 0 डिग्री 0.46 आया तो इसका मतलब 1 डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैंने आपको बोला कि 1 डिग्री कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट सर, 4 मिनट। अगर 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं तो 0.46 है, 2.5 मिनट लगेंगे। तो कितना डीप पहुंच गए आप। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने केपी सीख ली तो आप इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन कर दोगे ना, माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन कर दोगे आप उसके पिन पॉइंट पे पहुंच जाओगे।
ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हो गया सब लॉर्ड की थ्योरी? हाँ जी सर। क्लियर कल होगी। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। अच्छा, दूसरा जो हमारा केपी का पिलर है वो है नक्षत्र। एनएल सर। एनएल तो होगा नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लिखो आप। नक्षत्र लॉर्ड तो डिफरेंट हुआ ना सर? हाँ जी, तो नक्षत्र लॉर्ड तो डिफरेंट हुआ ना? मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले साइन लॉर्ड, फिर स्टार लॉर्ड, फिर सब लॉर्ड, यस सर। सब लॉर्ड। फिर सब, यस सर। जहां लिखा ना स्टार लॉर्ड, वो नक्षत्र है। स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड सेम है, एक ही नाम है। ठीक है जी। अभी आपने ये क्या कर लिया, सब लॉर्ड के बारे में देख लिया कि जे जो भी या कोई भी इंसिडेंट हैपेंड होगा, सिक्स हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो केतु है और 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आएगी कब? नहीं सर, इसमें सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉमिस ऑफ द इवेंट कब होगा, नेचर ऑफ द इवेंट, यही सिंपल सर लिख सकते हैं। बताऊंगा मैं, यहाँ नहीं हम बोल सकते अभी, क्योंकि नक्षत्र ने प्रॉमिस कर दिया, सब लॉर्ड ने ना किया, तो फिर ये बहुत कुछ है आगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मैप होता है मैप, MAP, M फॉर महादशा, A फॉर अंतरदशा, P फॉर प्रत्यंतर दशा, इसे मैप बोलते हैं। आपने चेक कर लिया कि महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किसी भी प्लैनेट की चल रही है, किसी भी प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो हमने केपी में ऐसे नहीं देखना जैसे D1 में देखते हैं कि हाँ जी शुक्र की महादशा चल गई जी, 20 साल की दशा है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, बल्ले बल्ले हो गई। ऐसे नहीं चेक करना। आपको हमेशा वो पर्सन यही कहेगा क्लाइंट को, कोई बल्ले बल्ले वाला काम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, मेरा सिस्टम ही सारा खराब है। तो आप देखोगे कुंडली में तो बढ़िया चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो दूसरा पिलर क्या है कि किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड। नहीं सर, अब नक्षत्र में क्या लिखेंगे फिर? वो तो एनएल आ गया ना नक्षत्र लॉर्ड। केतु का नक्षत्र है शुक्र। हाँ जी। बस शुक्र रिजल्ट देगा। समझ आ रही है आपको? सर एक चीज नहीं समझ आई कि मतलब जैसे आपने लिखवाया कि ये कस्पल सब लॉर्ड चेक करने का भी आपने बताया, सब लॉर्ड का भी बताया, ठीक है, पर्टिकुलर हाउस को हम देखेंगे। तो सर नक्षत्र के आगे हम ये डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि हमने इससे क्या चेक करना? देखो, हाँ जी सर। एक पेपर पे लिख दो, हाँ जी। केतु की महादशा आ गई, हाँ जी। उसका नक्षत्र लॉर्ड है शुक्र। मान लीजिए सर, अच्छा ठीक है, केतु की महादशा हुई, शुक्र है उसका नक्षत्र लॉर्ड। हाँ जी। केतु मीन्स शुक्र के नक्षत्र में बैठा है जब आपका जन्म हुआ। फिर सर इसको हम एनएल क्यों नहीं लिख रहे? मेरी बात तो सुनो, एनएल भी वही होता है। उसके आगे आ गया सब लॉर्ड। सूरज सब लॉर्ड है केतु का। जब आपका जन्म हुआ, केतु शुक्र के नक्षत्र में है
और सूरज के सब लॉर्ड में है। समझ आ गई आपको? नहीं सर, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, नक्षत्र वाला। मतलब हम नक्षत्र जो है, जैसे आपने समझाया कि सब लॉर्ड जो है, समझाता हूँ, लिख तो लो। सर ये तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना हम। एग्जाम्पल नहीं, सारा कुछ इसमें निकले के आएगा, लिखो आप। अच्छा, केतु की महादशा हुई, शुक्र उसका एनएल है, तो सूरज हुआ सर सब लॉर्ड हो गए। सब लॉर्ड। आगे लिखो, केतु का समा चल रहा है महादशा में, उसके आगे लिखो सोर्स। केतु का समय चल रहा है, जिसकी महादशा चल रही है, जिसकी आपने स्क्रिप्ट निकालनी है, या हाँ किसी की जी। अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंतदशा चल रही हो, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि महादशा किस प्लेनेट की है, वो प्लेनेट आपने लिख दिया, उसके आगे लिख दो सोर्स। केतु हाँ कौन जी। से नक्षत्र में है, शुक्र के है, उसके आगे लिख दो रिजल्ट। सोर्स हो गया जिसका समा चलता है। मतलब शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा इस एग्जाम्पल के लिए। सुनो 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 सुनो, फास्ट नहीं चलना, फास्ट नहीं चलना। सबसे पहले जो समा चल रहा है वो हो गया सोर्स। आगे केतु कौन से नक्षत्र में है, वो है रिजल्ट। सर फिर ये शुक्र का क्या लिखेंगे? इसका शुक्र नक्षत्र लॉर्ड सूर्य हुआ, सब लॉर्ड हुआ, तो आप फास्ट चल रहे केतु हो। का समय चल रहा है, तो मैं सोर्स समझाता हूँ। आप शुक्र के आगे लिखो रिजल्ट। शुक्र के आगे आ गया रिजल्ट। हाँ जी। सब लॉर्ड के आगे लिख दो टेस्ट ऑफ रिजल्ट। टेस्ट ऑफ रिजल्ट। लिख लिया सभी ने? हाँ जी। एक आम का वृक्ष है जिसकी महादशा शुरू हुई किसी प्लेनेट की, वो आम का वृक्ष है। हाँ जी। आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नक्षत्र है शुक्र। आम खट्टा होगा कि मीठा होगा, वो सब लॉर्ड है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट। आई समझ के नहीं आई अभी? तो सर जो मैंने वर्डिंग बोली थी ये तो सेम ही होगी, सब लॉर्ड विल टेल अस द नेचर ऑफ द इवेंट, और ये जो अपना रिजल्ट है ये आ गया प्रॉमिस ऑफ द इवेंट, होगा या नहीं होगा। फास्ट चल रहे हो ना आप, आगे चलना। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। स्क्रिप्ट एक लिखो, स्क्रिप्ट। केतु का जो सिग्निफिकेटर आया वो है 7। मैं ये बोल रहा हूं कि आप फास्ट ना चलो, आप पजल हो जाओगे, आपका फर्स्ट डे है, तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको बहुत इजीएस्ट वे के अनुसार। लेकिन आपने ना, पहले मैंने आपको सिखाया है, आप फास्ट भागी जा रहे हो, फास्ट भागी जा रहे हो, और जो न्यू कमर है जिनसे सीखना है वो कह रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं ये। मैंने आपको बोला भी था कि आपको सिखाया, आपने थोड़ा सा स्लो चलना है, लेकिन आप बोली जा रहे हो कि मैं बस ओके जी। ऐसे नहीं करना काम। सर मैं तो उल्टा समझ रही हूँ, बोल कर रही हूँ। समझ नहीं, आप तो मुझे समझाने शुरू हो गए ना। नहीं अच्छा। मैं इजी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ कि सबको जल्दी समझ में आ जाए बस। मेरे पास लेकिन आपने ये जो आम वाली बात कही वो उससे काफी ज्यादा क्लियर हो गई है बात। मैं यही तो बोल रहा कि मैं बहुत इजी वे के अनुसार समझाऊंगा। आगे चलो। मेरे पास एक हफ्ता पहले क्लाइंट आया। हाँ जी। उसके प्लैनेटरी पोजीशन का तो मुझे नहीं पता, स्क्रिप्ट का मुझे ये पता होगा सिग्निफिकेटर क्या थे। ठीक है। इसकी चल रही थी अंतरदशा। हाँ जी। वो प्लैनेट था 7 नंबर।
ठीक 7 है। नंबर सिग्निफिकेटर था उसका। हाँ जी। नक्षत्र में आ रहा था 6 हाँ जी। और सब लॉर्ड में आ रहा था 3। नक्षत्र में आ रहा था सर 6, सब लॉर्ड में 3। सब लॉर्ड में 3 आ गया हाँ और जी। नक्षत्र में 6 आ गया और हाँ जी। जिसका समा चल रहा था उसका 7 आ गया। ये सारा ना हमारा 3-4 दिन का बाद सब्जेक्ट है, लेकिन आपने ये शुरू कर लिया पहले ही। अच्छा। सिग्निफिकेटर कैसे, अभी मैं बोलूंगा 7 6 3 वो करेगा, ये कहां से आगे सिग्निफिकेटर क्या होते हैं अभी आप समझ लो। अभी हाँ जी। आप बोलो विजय लक्ष्मी जी 7 6 3 आ गया तो स्क्रिप्ट का एनालिसिस क्या होगा? सर 3 6 7 सर 3 के साथ रिलेटेड आ गया सर कोई, पर ये सब लॉर्ड है, ये नक्षत्र है, तो ये सर 7 क्या बोला आपने? जिसकी अंतर्दशा चल रही है किसी प्लेनेट की, अच्छा अच्छा, अंतर्दशा। जो सोर्स बोल रहा हूँ कि वो सोर्स होता है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेटर था 7 नंबर। हाँ जी। जो प्लेनेट जिस नक्षत्र में था हाँ जी। उसका सिग्निफिकेटर था 6 नंबर। हाँ और जी। जो जिस सबलॉर्ड में था उसका जो सिग्निफिकेटर था 3 था। ठीक है सर। तो ये स्क्रिप्ट जो हमने एनालिसिस करनी है कि हाँ आपके जी। सामने क्लाइंट आए, आप बोल दो भी ये काम है आपका, और वो नीचे गिर जाए चेयर से कि ये क्या बन गया, आपको कैसे पता चला? ये स्क्रिप्ट के बारे में आप बताओ सर उसके क्या एनालिसिस निकलेगा? काम के बारे में बताना है सर। 3 नंबर से रिलेटेड वो सर शॉर्ट यात्रा करके कोई काम करता होगा या पेपर वर्क से रिलेटेड होगा सर 7 को 6 नेगेट कर रहा है ना, इसीलिए हाँ जी, 7 को 6 नेगेट कर रहा है रिजल्ट में। वेरी गुड बिंदिया जी, आपने पकड़ा। मैं इसीलिए बोला कि भागो ना, ये बहुत ब्रिकी का काम है। मैंने आपको बताया कि सोर्स जो है ना, सोर्स वो है जिस प्लेनेट का समा चल रहा है, रिजल्ट है नक्षत्र और टेस्ट ऑफ रिजल्ट है सबलॉर्ड। आप स्क्रिप्ट पकड़ो। अभी 6 नंबर जो है वो 7 को निगेट करता है। नक्षत्र क्या दिखा रहा है, जो रिजल्ट क्या आ रहा है कि मैरिज में डिस्प्यूट, क्योंकि मैंने आपको बोला कोई भी हाउस का जो 12th हाउस है ना वो उसे निगेट करता है। जैसे आप अपने फर्स्ट हाउस के बारे में देखोगे तो आपका जो फर्स्ट हाउस लगन जो खुद हो आप, और आपका जो 12 नंबर है 12th हाउस है, वो हानि करेगा आपकी, आपको प्रॉब्लम देगा, वो निगेट करता है आपको। अगर आपका लग्नेश 12th हाउस में होगा तो आप वीक रहोगे, आपका मेडिसिन पे खर्चे होंगे, आप स्वस्थ नहीं रहोगे। ऐसे ही आपने हर एक हाउस को पकड़ना है कि कोई भी हाउस जो है उसका 12वां घर उसे निगेट करता है। तो सर ये नंबर 3 का फिर क्या मैं बोलेंगे? बताता हूँ जी, बताता हूँ, तुमने वेट तो कर लो आप। अभी 7th हाउस को निगेट कौन करेगा? 6। तेजस्विनी जी 6th हाउस। हाँ, तो हमने क्या देखा कि रिजल्ट आ रहे हैं 6th हाउस के। मैंने बोला कि नक्षत्र रिजल्ट है, तो आप फटक के बोलोगे हाँ भाई आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ गई, डिस्प्यूट का सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। फिर हमने ऐसे क्यों पकड़ा कि शादी में क्यों प्रॉब्लम आ गई? 6 तो हमारी जॉब का भी है, 6 तो हमारी सर्विसेज का भी है, 6 तो हमारी बीमारी का भी है। मैंने बोला शुरुआत कहां से होगी? सोर्स 7th है, 7 से रिलेटेड इंसिडेंट हैपेंड होगा। सबसे पहले अंतर्दशा आई, उसका सिग्निफिकेटर था 7 नंबर। आपने 7 नंबर ऐड कर लिया, हाँ भाई सोर्स ये बन गया मैरिज, रिजल्ट आ गया 6, इसका मतलब मैरिज में डिस्प्यूट। हाँ जी। तो फिर आपने पकड़ना है सब लॉर्ड, वो
जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है, वो कहाँ है? 3 नंबर। अभी आप मुझे बताओ कि 3 नंबर जो है वो आपके फैमिली में कौन सा रिलेटिव है जो 3 हाउस को रिप्रेजेंट करता है? सर छोटे ब्रदर सिस्टर्स। और सर बातचीत कम्युनिकेशन, हाँ जी, बातचीत कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। नहीं 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 नहीं, मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ जी। आपने डी कोड कर दी, 7th हाउस सोर्स बन गया, मैरिज आ गई, 6th हो गया, उसे निगेट कर दिया, डिस्प्यूट आ गया, तो 3 इन्वॉल्व है, 3 प्रॉब्लम दे रहा, मेन जड़ वो है। छोटे भाई बहन। और बोलो। वेरी गुड, 3rd हाउस भी, छोटे भाई बहन भी है। और सर और कोई रिलेटिव्स, छोटे भाई बहन या सर नानके में से तो नहीं कोई हो सकता? डी कोड करो आप, फादर इन लॉ नहीं बनते। नहीं देना। विजय लक्ष्मी जी, हाँ जी सर। पिता का घर कौन सा होता है? सर पिता का सर स्पाउस के फादर। हाँ जी सर फ्रेंड स्पाउस सर के फादर। बिंदिया मैम, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है यहाँ से। स्पाउस के फादर। स्पाउस के फादर, तो जी। लड़की के फादर इन लॉ हो गए ना। जी। सर पिता का घर हुआ 9वां घर सर। 9वां घर हो गया, हाँ तो जी 7 से 9वां घर कौन सा होगा? हाँ जी सर 12th हाउस। 3rd हाउस आएगा। 7 से 9th हाउस चेक करो, 3rd हाउस आएगा। यस सर 3rd हाउस आएगा। इट मीन सर फादर से भी प्रॉब्लम आएगी, ये हम कोड करेंगे। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। सर फादर इन लॉ थोड़ा सा समझाएंगे सर कैसे? नेगलेक्ट तो सर कर गया वो, तो सर 12th to 12th वो समझ आ गई, लेकिन सर ये फादर इन लॉ नहीं समझ आई। आपके हस्बैंड का कौन सा हाउस है? सर 7। तो 7 से 9 गिनो। फादर का बाप जो है, फादर का जो फादर है, हाँ जी आपको पता कि फादर 9th हाउस है, हाँ तो जी। आपके हस्बैंड का 9th हाउस चेक करो। अच्छा सर ठीक है। 7 8 9 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है सर। तो ये सर ऐसे डिकोड करेंगे हम। 10th हाउस जो होता है वो हाँ कौन जी। सा रिलेटिव है आपका? सर 10th हाउस सर बड़े भाई बहन। बड़े भाई बहन कहाँ से आ गए यहाँ से? नहीं आप बताओ तेजस्विनी जी। सर ऑफिस में बॉस। हाँ जी, ऑफिस में बॉस, नहीं मैनेजर। वो तो कलीग हो गए ना। आपके रिलेटिव कौन से हैं? हस्बैंड के मम्मी, मतलब स्पाउस के मदर। वेरी गुड, मदर इन लॉ। वेरी गुड बिंदिया जी, ऐसे पकड़ना है बस। तो मेरे पास जब वो आए तो मैंने स्क्रिप्ट निकाली कि समा चल रहा है, उसका सिग्निफिकेटर 7, नक्षत्र लॉर्ड में 6 और सब लॉर्ड में 3rd। तो मैंने बोल दिया कि भैया मैरिज में डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है, और बना कौन रहा है? या तो छोटा भाई बहन होगा, तो या फादर इन लॉ है। तो वो कहती फादर इन लॉ की प्रॉब्लम है। वो मेरे हस्बैंड को सिखाते हैं, तो जॉइंट फैमिली है, वो जो बोलते हैं मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं, प्रॉब्लम आई हुई है। सर ये 10th हाउस को मदर इन लॉ, और सर इसमें कौन से रिलेटिव इन्वॉल्व हो सकते हैं? मदर इन लॉ ही आएगा जी। आपने वो बोल दिया, बॉस भी आ जाएगा। वो तो आपने देखना है कि आपके अगर ऑफिस में प्रॉब्लम है तो बॉस की आएगी, हाँ जी, अगर वो घर तो में सर प्रॉब्लम है boss तो मदर की। इन लॉ की आएगी। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जब केपी पे काम करना है, मैं आपको 4 पिलर समझा रहा हूँ। उसके 4 पिलर पहले जान लो, फिर हम कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे कि नक्षत्र कैसे निकालने हैं, वो हमने सब लोड कैसे निकालने हैं, वो प्लैनेटरी पोजीशन कैसे निकालनी है। पहले पिलर समझ लो आप, उसके बाद कैलकुलेशन के ऊपर चलेंगे। जब बाद की बातें हैं, आपने पहले शुरुआत कर ली। ठीक है, तो स्क्रिप्ट निकालनी है सारी।
सबसे पहले समा कौन सा चल रहा है। अगर आपने महादशा देखनी है तो महादशा कौन सी चल रही है, महादशा का जो लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में है, और महादशा का लॉर्ड कौन से सब लॉर्ड में है, उसकी स्क्रिप्ट निकालनी है। उसके आगे उनके सिग्निफिकेटर कौन कौन से हैं वो आपने लिख लेने हैं। वो तो सर अभी सब्जेक्ट पूरा आएगा इसका, है ना? हाँ, तो आपने फिर उसकी स्क्रिप्ट देखकर फिर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है सर। एक मेरे पास आ गया, सर एक बार प्लीज फिर से बोलिए, महादशा का लॉर्ड एंड माल। देखो जी मेरी बात सुनो। अगर तो महादशा स्टार्ट हुई है साल 2 साल पहले, तो आप महादशा को उठाओगे। जी आपने महादशा का लिख लिया कि हाँ शुक्र की दशा चल रही है जी। फिर आपने नीचे लिखना है कि शुक्र कौन से नक्षत्र में है, फिर नीचे लिखना है शुक्र कौन से सब लॉर्ड में है। आपको मैनुअली मैं निकालना सिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में सारा कुछ है, टेंशन की बात कोई नहीं है। फिर आगे आगे सिग्निफिकेटर आते हैं, वो कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भी पर्सन उस हाउस के बाहर नहीं जा सकता जब तक उसका समय चलता है। अपने अपने हॉरोस्कोप उठा के देख लेना, आपकी जो अंतर्दशा चल रही है वो 8 या 9 सिग्निफिकेटर देगी, क्योंकि 8 और 9 नंबर अगर आपके सिग्निफिकेटर शो ना हुए तो आप हायर स्टडी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में नहीं आ सकते। उठा के देख लेना। और जिस किसी ने वास्तु के बारे में देखना है तो उसका जो भी अंतर्दशा का जो सिग्निफिकेटर है स्क्रिप्ट में वो 4 दिखाता होगा, फिर वो पर्सन जो है वो वास्तु की तरफ चलता है। अब सर जैसे मेरी सर केतु की महादशा और अंतर्दशा सर परसों से स्टार्ट हुई है इसकी, बुध की, तो केतु सर का मैं पहले केतु का देखूंगी सब लॉर्ड? नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं करना। हाँ जी आपकी केतु की महादशा चलते हो कितनी देर हो गई? सर ये लास्ट ईयर है, 6 साल हो गए। तो फिर आप केतु को क्यों चेक करोगे? आप चेक करो अंतर्दशा को। ठीक है सर। मैंने अभी बोला कि अगर तो साल 2 साल हुए महादशा चलती, फिर महादशा जी। चेक करोगे, अगर ज्यादा टाइम होगा फिर अंतर्दशा चेक करोगे। ठीक है सर। अंतर्दशा आपकी कौन सी चल रही है? सर बुध की। ऊपर लिख लो बुध, फिर देखो ठीक है बुध कौन सर। से नक्षत्र में है वो नीचे लिख दो, फिर देखो ठीक बुध है। कौन से सब लॉर्ड में है वो लिख लो, फिर उनके सिग्निफिकेटर आगे लिख दो। बुध के सिग्निफिकेटर कौन से हैं, नक्षत्र के सिग्निफिकेटर कौन से हैं, सब लॉर्ड के सिग्निफिकेटर कौन से हैं, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करो, फिर प्रेडिक्शन करो। ठीक है सर एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन कौन सा हाउस रिलेटेड है? 8 और 9? 8 9 हाँ। अगर सोल्यूशन चाहिए आपको तो 5th हाउस बहुत जरूरी है। अगर किसी का 5th हाउस नहीं एक्टिवेट तो वो चाहे 2 करोड़ रुपया लगवा दे किसी क्लाइंट को, उसका काम नहीं होगा। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, कोई भी है, उस पर्सन का जिसके पास आप जा रहे हो उसका 5th नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, वो स्क्रिप्ट में आना चाहिए। फिर आप किसी को मिट्टी पकड़ा दोगे ना कि भाई 7:15 में खा लेना, तो 7:15 में मिट्टी खाने के बाद तो काम हो जाएगा। सर ये अपना एक्टिवेट होना जरूरी है कि जिसका हम काम कर रहे हैं उसका? आपका आपका आपका, ठीक है। क्योंकि 5th हाउस होता है सोल्यूशन का। तो सर वो तो फिर अगर एक एक 5th हाउस पर्सन का एक्टिवेट ही check नहीं होगा तो हम सही सॉल्यूशन नहीं पकड़ तो पाएंगे। मैं बनाऊंगा ना एक्टिवेट जी। एस्ट्रो वास्तु किसने जी सिखाना है आपको? जी सर, जो समझ तभी चल तो आपसे रहा है, आपसे कनेक्ट हुए ना रहा सर। है उसके प्लेनेट, उसके नक्षत्र लॉर्ड को उठा के 5th हाउस में एक्टिवेट करना है। 1 सेकंड का काम है, आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप अनीता मैम बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे पूछो। सर वो चले गए। चले गए वो ना। क्या बात थी कि वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल पे जो डुप्लीकेट देते हैं ऑक्सीजन हॉस्पिटल में, हाँ जी सर। जो वो क्या बोलते हैं कि वो बंदा वहाँ वेंटिलेटर में था। मैंने इनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। मेरा सबसे मेरा जो मेरी एक्यूरेसी है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे है। तो इन्होंने करवाया वो, मैंने इनका 5th हाउस सोल्यूशन का एक्टिवेट करवाया था। तो वो पर्सन घर में आ गया 3 दिन के बाद, जो वेंटिलेटर पे था। वो ग्रुप में लिख के डाला, इन्होंने पढ़ लेना। सर आपने जो मेरे को बताया था सर वो भी तो पर्सन
आईसीसीयू में था, दूसरे दिन ही उसको छुट्टी मिल गई सर। 85 ईयर्स का बंदा, तो वो घर पहुंच गया अपने, बताओ। दुनिया भर की बीमारी लगी थी उससे, मुझे याद आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या, बात क्या है कि आपने एक तो आपका 5th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, जो सोल्यूशन का है, जो रेमेडियल हाउस है। आप किसी को भी कोई भी बता दोगे ना, उसका काम हो जाएगा। तो अच्छा सर वो बता दो फिर सर। वो बताएंगे जी, वो तो बहुत आगे की बात है। अच्छा सर फिर जो हमारे काम है वो तो बन जाएंगे। 15-16 दिन तो वेट कर लो। आपके काम नहीं बनेंगे, दूसरे के काम बनेंगे। अगर आपके काम करवाने तो 11th हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा। 11th हाउस। अगर दूसरे के काम बन जाए जो हमसे जुड़े हैं बस। मेरी बात सुनो, आपके पास क्लाइंट आया, वो कहता कि बस भी मेरा काम खत्म हो गया, मैं घूम के आ गया। आप उसे 2-3 दिन का टाइम दे दो, तो जितने मर्जी पैसे ले लो, काम उसका हो जाना है। उसका 5th हाउस एक्टिवेट करवा दो, आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए। ठीक है सर। किसी डॉक्टर की दवाई भी, वो मेडिसिन भी तब लगेगी आपको अगर उसका 5th हाउस एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा। अभी 5th हाउस होता है इंटरटेनमेंट का, 5th हाउस होता है इंजॉयमेंट का, 5th हाउस होता है स्पोर्ट्स का, 5th हाउस होता है सोल्यूशन का, 5th हाउस होता है रेमेडियल हाउस। आप एक बात हमेशा डीकोड करना हर चीज को। आप कोई भी डॉक्टर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी लॉयर हो, जो बहुत खुश रहता होगा ना, बहुत खुश, कि एक एक अपने सेकंड में इंजॉयमेंट ढूंढता होगा। सुबह उठेगा, हाँ भाई जा रहे हैं, 10 बजे पहुंचे, 1 बजे घर, ओके, एंजॉय करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, घूमना फिरना है, उसका 5th हाउस एक्टिवेट होता है, तो उससे कोई भी काम करवा लेना। आप देखना, जो बंदा बहुत खुश रहेगा, बड़ा एंजॉय करेगा, इंटरटेनमेंट जिसे बोलते हैं, उसका 5th हाउस एक्टिवेट होगा। आप डिकोड करके देख लेना। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तीसरा काम होता है इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट। इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट। हाँ, अभी जो मैंने आपको समझाया ना, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, ये वही बात है। नक्षत्र एंड सबलॉट। आपने क्या चेक करना है कि जिस प्लैनेट का समा आ रहा है, उसके नक्षत्र लॉर्ड की किन किन हाउस के साथ इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी का समा केतु का है या शुक्र का है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 5-11 दे रहा है, तो आप बोल दो बच्चा होने वाला है जी। 7-2-7-11 दे रहा है नक्षत्र, तो आप बोल दोगे मैरिज प्रॉमिस है। इन्वॉल्वमेंट होगी नक्षत्र की किन किन हाउस सिग्निफिकेटर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, उसे बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। आगे आ गया कमिटमेंट। कमिटमेंट होता है सब लॉर्ड। अगर किसी का 2-7-11 आ गया, तो आपने बोल दिया नक्षत्र लॉर्ड में कि हाँ भैया शादी होने वाली है। अगर सब लॉर्ड ने कमिटमेंट नहीं ना की, उसने उसकी नेगेशन बता दी, 7 को नेगेट करेगा 6, 2 को नेगेट करेगा 1, 11 को नेगेट करेगा 10 नंबर। मैंने बोला तो एक किसी भी हाउस का जो प्रीवियस हाउस है वो उसे नेगेट करता है। तो अगर कमिटमेंट नहीं कर रहा सब लॉर्ड, तो कोई भी काम नहीं होगा। कोई बच्चा है, वो कहता है मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, वो हो गया प्लैनेट। नक्षत्र आ गया पिता, वो कहता ठीक है बेटा मैं तेरे साथ हूं, बात ही कोई नहीं। आगे आ गया सब लॉर्ड माता श्री, वो कहती मैंने शादी नहीं होने देनी, तो शादी नहीं होगी। कमिटमेंट सब लॉर्ड है। यहां तक क्लियर है जी? यस सर। जी सर। उसके आगे आ गया जी कारक तत्व। सर ये 3rd पॉइंट था ना? 3rd पॉइंट। 4 मेन पिलर हैं जी इनके। हाँ जी, अब 4th आ गया। हाँ 4th आ गया कारक तत्व। कारक तत्व के कौन से प्लैनेट हैं जो किसी हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। सपोज कर लो 5th हाउस का आपने नक्षत्र लॉर्ड उठा लिया, सब लॉर्ड भी उठा लिया, वो बोला 5-11 संतान होने वाली है। लेकिन आपने फिर उस प्लैनेट को चेक करना है कि वो प्लैनेट कौन सा है। अगर राहु आ गया
तो चाहे कितना मर्जी प्रॉमिस आ जाए, राहु प्रॉब्लम जरूर देगा। उसे बोलते हैं कारक तत्व। सर ये एक बार सेंटेंस रिपीट करना, कौन से प्लेनेट हैं जो? मैंने कहा जी, आपने नक्षत्र लॉट उठा लिया, वो 5-11 दिखा रहा है, संतान होने का प्रॉमिस है। नहीं सर, आपने जो पहले इससे बोला कौन से कारक तत्व, मतलब कौन से प्लेनेट हैं जो? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला कारक तत्व लिखो आप, 4th पिलर है। आगे लिखो कि नक्षत्र और सब लॉट में प्रॉमिस दिख रहा है हमें 5-11 का, संतान होने में प्रॉमिस है। कारक तत्व क्या होता है, प्लेनेट कौन सा है। अगर 5th हाउस में राहु होगा, जो प्रॉमिस कर रहा है 5-11 को, वो राहु होगा, तो बच्चे में प्रॉब्लम आएगी, चाहे 5-11 आ जाए, क्योंकि राहु प्रॉब्लम देता है 5वें घर में। अगर 5th हाउस 5-11 दिखा रहा है, वो आपका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड 5-11 दिखा रहा है, संतान होने में प्रॉमिस है। अगर सैटर्न आ गया तो कारक तत्व सैटर्न है, तो डिले होगा बच्चा। शनि का काम है डिले करवाना, राहु का काम है मिसकैरेज करवाना। आपने प्लैनेट भी देखने हैं कौन से हैं जो सिग्निफिकेटर दिखा रहे हैं 5-11। और अगर यूपिटर होगा तो आप बोलोगे बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा लड़का होगा। अगर मरकुरी होगा तो आप बोलोगे हाँ 5-11 तो दिखा रहा है लेकिन इंटेलिजेंट होगा, बहुत ब्रेन शार्प होगा उसका। अगर 5-11 मंगल आ रहा है कारक तत्व, तो आप बोलोगे बहुत अग्रेसिव नेचर का होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नक्षत्र और सब लॉर्ड आपने उठा लिए, 5-11 दिखा रहा है, संतान होने में है, ये सभी हाउसेस पे है। आपने ये करना है अप्लाई। वीनस का भी बता दीजिए। वीनस का होगा तो लग्जरी पसंद होगा, ठीक है ना। वो बाद की बात है, जब मैं सारा प्लैनेटरी पोजीशन आपको बताऊंगा कि राहु की नेचर क्या है, सैटर्न की नेचर क्या है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट वैदिक का है। वैसे सर इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कारक तत्व भी बोलते हैं जी, नेचर ऑफ प्लैनेट लिख लो। ये हमारे 4 पिलर है जिस पे आपने केपी पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लॉर्ड, दूसरा नक्षत्र लॉर्ड, तीसरा इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, 4th आ गया कारक तत्व। इन चारों के आपने एनालिसिस करके फिर प्रेडिक्शन करनी है। जहां तक आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप। नहीं सर। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है सर, आपने जैसे बोला कि 5th हाउस में राहु होने से मिसकैरेज नहीं हो सकता है। मेरे 5th हाउस में राहु है पर मुझे तो मिसकैरेज नहीं हुआ सर। आप अपना कस्पल चार्ट चेक करना। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, हाँ वो समझ गई, मैसेज 34 ही थी, फिर मैंने किसी भी हाउस की जो एक्चुअल प्लेसमेंट है ना, वो आप कस्पल चार्ट से देखोगे। वो आप कस्पल पे देखना, जहाँ तो 6 में होगा या 4th में होगा। ओके ओके सर। आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है? नहीं सर। आपकी कोई हार्ट बीट बढ़ती हो? नहीं सर। जैसे कोई टेंशन आती है एकदम, तो आप वो ना पर्सन की हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे तो कभी कभार रेयर केस में होता है। ऐसे चेक करना है। वो 4th हाउस में राहु होगा। अच्छा। राहु जिस भी हाउस में होगा, वो बंदा उस हाउस से रिलेटेड ओवर पैशनेट हो जाता है। ओके सर। अगर 4th हाउस में होगा तो आपको ना एक लस्ट होगा कि मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बनानी है, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चाहिए, मेरे पास बहुत सी मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टी चाहिए, एक से काम नहीं होगा। तो सर वो क्या ये चीज मिल जाती है उस इंसान को अगर 4th घर में राहु? बिल्कुल मिलेगी। जब राहु नक्षत्र में आएगा, राहु का समा नहीं आएगा। कोई भी प्लैनेट हो जो राहु के नक्षत्र में हो, मैंने आपको बताया कि जो भी प्लैनेट है वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। ठीक है ना। वो आगे मैं आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा। जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो ठीक है, फिर
क्लोज करें जी। सर कल है क्लास के नहीं? 100% कोई छुट्टी नहीं होगी, मेरी बात सुनो, वो ना हमारा वो सिस्टम खराब हो जाएगा, लिंक। ठीक है सर। ठीक है सर कल भी इतने बजे ही होगी क्लास? 7 से 8:30 9 बजे। पता क्या बात है, कल हम डिग्री वाइज अब बोर्ड पे समझेंगे कि कैसे हमने नक्षत्र निकालने, कैसे सब नोट निकालने। ठीक है। वो कैलकुलेटर अपने पास रखना और कॉफी का कप अपने साथ रखना, क्योंकि वो ना थोड़ा सा वो सर है। कॉफी आप पिला दो, उसमें क्या? मैं तो खुद पानी पीना, मेरी कॉफी मिली नहीं आज। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की क्लास की? रिकॉर्डिंग अभी आएगी आपको जी सर। 15-20 मिनट। थैंक यू सर। मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल होता है, गुड नाइट। गुड पर नाइट। आपने बहुत सरल तरीके से समझाया। थैंक यू हाँ सर। सर, अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझ गुड में आया। नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।